हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे जो कि यूपीपीएससी के क्वेश्चनों पर आधारित है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियोज़ नई पोस्ट करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं डेली सुबह 9 बजे थ्योरी का एक वीडियो और शाम को रात 8 बजे डेली प्रैक्टिस सेट एक लगाया जाता है। ठीक है, तो चलते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रत्येक पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन पहला है के एम मुंशी, पट्टाभी सीतारामैया, एस सी मुखर्जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो के एम मुंशी जो थे वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। पट्टाभी सीतारामैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। एस सी मुखर्जी अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे और प्रत्येक समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसका आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 49 जो कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व, स्मारकों और स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 48 राज्य के पशु नस्ल सुधार कर तथा पशु को वध करने से रोक लगाकर आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो 48 में पशुओं की नस्ल से संबंधित है और 49 जो है वह स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि से राशि केवल इसके पश्चात ही निकाली जा सकती है। किसके पश्चात? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही आकस्मिकता निधि निकाली जा सकती है। आकस्मिकता निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति की शक्तियों से के बारे में वीडियो इसमें पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि अनुमोदन राशि कब निकाली जाती है, किसके द्वारा निकाली जाती है, आकस्मिकता निधि किसके द्वारा निकाली जाती है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित सारी जानकारियाँ दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ विधायिका राज्य सूची के विषयों में कानून तब तक नहीं बना सकती जब तक कि राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए ना कहें, नहीं। जब तक प्रधानमंत्री ऐसा करने के लिए ना कहें, नहीं। जब तक स्पीकर प्रमाणित न करे कि आवश्यक है, नहीं। जब राज्यसभा यह संकल्प पारित करे कि हित में ऐसा करना आवश्यक है, यही करेक्ट आंसर है। राज्यसभा पहले राज्य सूची के अंतर्गत कोई भी विषय, जैसे जब हम लोगों ने 7वीं अनुसूची में पढ़ा था कि 3 विषय आते हैं, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कोई कानून बना सकती है, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कोई कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों मिल करके उस अपनी सहमति से दोनों के हित के लिए कार्य करती हैं। लेकिन अगर राज्य सूची में किसी विषय पर कानून तभी बनाया जा सकता है जब राज्यसभा ये कंफर्म कर ले कि यह हित में ही होगा करना, इससे किसी प्रकार का राज्य के किसी प्रकार का अहित नहीं शामिल है। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने के लिए आवश्यकता सर्वप्रथम किसके द्वारा अनुभव की गई? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने के लिए सर्वप्रथम इसी की आवश्यकता पड़ी। यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से संवैधानिक संशोधन में सिंधी 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा ये सिंधी को जोड़ा गया है। फिर अगला संविधान संशोधन इसी के लिए हुआ 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ और फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ये 3 संविधान संशोधन हुए हैं जो पहले मूल
संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3 बैंक वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत किए गए थे? तो वर्ष 1980 में 3 ही नहीं 6 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे, जिनका नाम है आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक। लेकिन इनमें जो बी ऑप्शन है इसमें 3 बैंकों का उल्लेख है। उन्हीं 3 बैंकों का उल्लेख है, कारपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो आंध्र बैंक, कारपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक था। ये राष्ट्रीयकृत किस रीजन पे किया गया था कि जब 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, तो उस समय उनकी जो जमाएं थी, जमाएं मतलब उनके पास पूंजियां जो थी वो 200 करोड़ से अधिक थी। जिन बैंकों के पास 200 करोड़ से अधिक थे वो राष्ट्रीयकृत में किए गए, अदरवाइज नहीं किए गए। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है, जीएसटी में सम्मिलित करों में केंद्रीय उत्पाद सेवा कर, अतिरिक्त सेवा शुल्क तथा अधिभार सम्मिलित होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि जीएसटी प्रतिभूतियों की खरीदी और विक्रय उपयुक्त होगा। यही ऑप्शन सही है। जीएसटी प्रतिभूतियों की खरीदी, जीएसटी प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज जो होती हैं, सिक्योरिटीज की अगर खरीदी और उसे विक्रय किया जाता है तो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, और ये 2 ऑप्शंस गलत हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लेकिन उसके पहले जीएसटी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जीएसटी जो है संविधान संशोधन के द्वारा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा वो अधिसूचित की गई थी भारत में 8 सितंबर 2016, लेकिन उसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। और उस समय जम्मू कश्मीर भारत से अलग राज्य था, भारत का संविधान वहाँ पे नहीं लागू होता था, इसलिए वहाँ पे बाद में लागू किया गया। 6 जुलाई 2017 को वहाँ पे लागू किया गया था। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर भारत का ही राज्य है, क्योंकि 370 अनुच्छेद को हटाया जा चुका है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधि है? तो इसका ऑप्शन है, पहला आय विधि, दूसरा व्यय विधि, तीसरा अतिरिक्त मूल्य विधि और चौथा आयात निर्यात विधि। तो जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधि नहीं है? तो इसका अनुमानित करने की विधि आयात निर्यात विधि नहीं है, नहीं तो तीनों आय विधि, व्यय विधि और अतिरिक्त मूल्य विधि, यही 3 विधियां हैं जिससे राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बोहिग्यो बिशु किस राज्य का एक बसंतोत्सव है? बोहिग्यो बिशु किस राज्य का एक बसंतोत्सव उत्सव है? तो इसका ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम। तो इसका आंसर है असम। असम राज्य का बोहिग्यो एक वसंतोत्सव है। यह अप्रैल माह में देवरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है, तो देवरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण देवधानी नृत्य होता है और हुसोरी गीत समारोह होता है। ये असम का ही एक वसंतोत्सव है, वसंत का उत्सव है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तंजौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तंजाउर भी कहीं कहीं मिलता है, तंजौर भी कहा जाता है। तो तंजौर में ही बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में ही, जो कि तमिलनाडु में है, एक शिव मंदिर है। ये है, इसका निर्माण चोल शासक राजराज फर्स्ट ने करवाया था। और यहीं पे लिंगराज मंदिर दिया गया है। ये भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तथा राजराजेश्वर मंदिर केरल के कन्नूर में स्थित है। दशावतार मंदिर यह उत्तर प्रदेश के झांसी या फिर ललितपुर कहा जाए, पहले ललितपुर झांसी का हिस्सा था, इसलिए कहीं कहीं झांसी भी मिलता है और कहीं कहीं ललितपुर भी मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
सुरेंद्रनाथ गांगुली और शारदा चरण उकील प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो आंसर है चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, सुरेंद्रनाथ गांगुली और शारदा चरण उकील। ठीक है, ये जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की विशाल अखंड प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में स्थित है। तो गोमतेश्वर की विशाल अखंड प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ये 56 मतलब 56 फुट ऊंची है, जो कि एक ही पाषाण मतलब एक ही पाषाण का मतलब होता है एक ही पत्थर से बनी हुई निर्मित है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है जो एक ही पत्थर से बनी हुई हो। तो गोमतेश्वर की विशाल अखंड प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बाघ प्रिंट एक प्रकार की ब्लॉक प्रिंटिंग है जो वस्त्रों पर की जाती है। वह निम्नांकित में से किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही बाघ प्रिंटिंग जो उत्पन्न होती है, यह प्राकृतिक रंगों से एक ब्लॉक प्रिंटिंग है जो वस्त्रों पर की जाती है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में धार जिले के लिए मशहूर है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एंजाइना पेक्टोरिस एक विकार है जो मनुष्य के शरीर में निम्नांकित किस अंग की अपक्रिया के कारण होता है? तो इसका आंसर है हृदय। हृदय की अपक्रिया के कारण ही होता है। हृदय की कोरोनरी धमनी में थ्रोम्बोसिस, ठीक है, जैसे रक्त का जमाव हो जाए के कारण हृदय का रक्त संभरण या फिर सप्लाई नहीं हो पाती है, घट जाता है, तो व्यक्ति की छाती मतलब सीने में दर्द होने लगता है। इसे एंजाइमा पेक्टोरिस कहते हैं। यही धमनी पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाने पर उसे रक्त प्राप्त करने वाली पेशी तंतुओं की मृत्यु हो जाती है और दशा हृदय पेशी कहलाती है। ठीक है, इस दशा को सामान्यतः दिल के दौरे के रूप में भी जाना जाता है। तो एंजाइमा पेक्टोरिस जो मनुष्य की हृदय की अपक्रिया के कारण होता है। अपक्रिया का मतलब अगर काम करना बंद कर दे तो फिर वही अपक्रिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और एक उपग्रह जो उसके चारों ओर घूमते हैं कि मध्य गुरुत्वीय आकर्षण बल एकाएक शून्य हो जाए तो वह उपग्रह क्या होगा? तो वह मूल कक्षा के स्पर्श रेखीय दिशा में समान वेग के साथ घूमता रहेगा। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अगर घर्षण खत्म हो जाए या फिर गुरुत्वीय बल खत्म हो जाए तो जहाँ पे हम हैं जैसे अंतरिक्ष में, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर चाय पी करके प्याली को वैसे ही रख दिया जाए तो क्या होगा? चाय प्याली नीचे गिर जाएगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी, कहीं और गिरेगी? तो उसका ये आंसर होगा कि वो वहीं पर, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, न वो ऊपर जा सकती है न वो नीचे आ सकती है, तो वहीं पे अटकी रहेगी। तो इसका मतलब है अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो उसी जिस वेग से चल रही है उसी वेग से लगातार और अनंत समय तक चलती रहेगी। न उसके वेग में कोई परिवर्तन होगा और न ही उसके न ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी। ठीक है ना, तो यह समान वेग से घूमता रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी या मतलब ठोस वसा में परिवर्तित कर देता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित कर देता है। यह संतृप्त यौगिकों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का वह घटक जिसमें शीघ्र जमने तथा कुछ दिनों में यथेष्ट सामर्थ्य अधिगृहित करने का गुण होता है तथा यह सीमेंट का 50% संगठक होता है। तो इसका आंसर होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही ये कहलाता है जो 50% उसके अंदर समाहित होता है। ठीक है, जिससे वो सीमेंट जल्दी जमती है। जमने का मतलब ये है कि जब आप घर बनवाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो दोनों ईंटों के बीच में जब लगाई जाती है तो जल्दी से जम जाए और चिपक ले पूरी तरीके से। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और जिप्सम का मिश्रण होता है। इसके जो मुख्य घटक होते हैं और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई एल्यूमिनेट होते हैं। इनमें से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 50% होता है
जो सीमेंट को जमने तथा सामर्थ्य प्रदान करने में सहायक होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर है ये दर्पण के पीछे बनेगा। जब कोई अवतल दर्पण पर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। और अवतल दर्पण का अक्सर एग्जाम्पल पूछता है, जैसे गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट, इन सब में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा व आभासी बनता है। अवतल दर्पण का हमेशा आभासी ही बनता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक संक्रामक वायरल रोग है जो लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन का कारण बनता है। तो इसका आंसर है गलसुआ, जिसे इंग्लिश में मम्प्स कहते हैं। मम्प्स भी इंग्लिश में कहा जाता है, जिसे गलसुआ कहा जाता है। यह मतलब वायरल रोग है जो लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन का कारण बन जाता है। ठीक है, यह विषाणु जनित रोग पैरोटिक ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है, जिससे कष्ट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लिम्फ नोड्स, तिल्ली, अस्थिमज्जा और लिम्फोसाइट्स मनुष्य के शरीर की निम्नांकित में से कौन सी कार्यकारी प्रणाली को निर्मित करते हैं? तो इसका आंसर है प्रतिरक्षा प्रणाली को लिम्फ नोड्स, तिल्ली, अस्थिमज्जा और लिम्फोसाइट्स जो कि कार्यकारी प्रणाली को ये निर्मित करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा चारों ओर जमीन से घिरा हुआ देश है? तो इसका आंसर है लाओस। लाओस जो कि चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार से चारों तरफ से घिरा हुआ है। लाओस को हजारों हाथियों का देश कहा जाता है, हजारों हाथियों की भूमि या फिर देश। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विली विली है। अब क्या है ये? इसका आंसर है विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण का चक्रवात है। ठीक है, और जो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ये कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। सामान्य रूप में चक्रवात न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं। इनकी दशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। इन्हें अलग अलग स्थानों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, भारत में चक्रवात और चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया में विली विली, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, भारत में चक्रवात और चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विली विली किसी चक्रवात का क्या नाम है या फिर किस देश में इसे कहा जाता है विली विली? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। ये दो क्वेश्चन हमने अलग से डाले हैं जिन पे अधिक नॉलेज मिलेगा। जैसे पहला, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है टार्टरी की खाड़ी जापान में नहीं है। ठीक है, यह रूस के तट पर है। टार्टरी की खाड़ी जापान में नहीं है, रूस के तट पर है। और ठीक है, कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, सिरिटे की खाड़ी लीबिया में है, अदन की खाड़ी यमन में है, टार्टरी की खाड़ी रूस में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये इधर आयलफील्ड का नाम दिया गया है और इधर देश का। तो पहला है शरीर फील्ड, लीबिया में है, सही है। दूसरा है दुखन फील्ड जो कि ओमान का विशाल पेट्रोलियम नहीं है, यह जो कतर का है। ठीक है, तेजिंग फील्ड कजाकिस्तान का है, बर्गन फील्ड कुवैत का है, दुखन फील्ड जो है वो कतर का है। ठीक है, यही ध्यान रखना है,
यही सुमेलित सही नहीं है। ये रहे आज के 25 क्वेश्चन का टेस्ट। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 8 बजे प्रैक्टिस होती है, डेली 8 बजे ऑनलाइन हो जाया करिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस चलती है। थैंक यू।